Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। तो पांडास के सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि हम लोग देखेंगे मल्टी इंडेक्सिंग एंड पीवोट टेबल्स इन पांडास। तो मल्टी इंडेक्सिंग क्या होता है एंड पीवोट टेबल्स क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड लर्निंग मल्टी इंडेक्सिंग एंड पीवोट टेबल्स इन पांडास। तो हमने पांडास में देखा था ना कि पांडास में मेनली टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स सपोर्टेड होते हैं। द फर्स्ट वन इज सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड द सेकेंड वन इज डेटा फ्रेम्स, है ना। ये हमने देखा था पुराने लेक्चर्स में। तो सीरीज क्या होता है, अगर मुझे वन डायमेंशनल डेटा को हैंडल करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो इन दैट केस वी यूज सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर मुझे टैबुलर डेटा या टू डायमेंशनल डेटा को मेरे को हैंडल करना है या मेरे को स्टोर करना है, तो इन दैट केस आई विल यूज़ डेटा फ्रेम, ठीक है। तो एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि मेरे पास कोई डेटा इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर मुझे इस तरह के बिजनेस प्रॉब्लम या अगर मुझे इस तरीके के डेटा को रिप्रेजेंट करना है इन पांडास, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। इज देयर एनी हैक टू रिप्रेजेंट डेटा विथ मोर देन टू डायमेंशन इन द डेटा फ्रेम। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। तो एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि मेरे पास थ्री डायमेंशनल डेटा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास मल्टीपल रीजन का डेटा है ना। लाइक रीजन कैन बी नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ठीक है। और हर एक रीजन में ईयर वाइज मेरे पास एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में डेटा है, ठीक है। मतलब मेरे पास एक डेटा है जिसमें मल्टीपल रीजन्स हैं और हर एक रीजन में जो डेटा है इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो हर एक मैट्रिक्स में रो रिप्रेजेंट करा है ईयर को, है ना, 2024 2025, ठीक है। और कॉलम्स रिप्रेजेंट करा प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो अगर हम लोग मैट्रिक्स का कोई भी सेल लेते हैं ना, तो वो किसी ईयर के किसी प्रोडक्ट के सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये जो डेटा है दिस डेटा इज सेल्स डेटा। तो अगर हम लोग इस सेल को देखते हैं तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि 2025 में प्रोडक्ट ए का सेल्स 100 हुआ फॉर नॉर्थ रीजन, है ना। मतलब फॉर नॉर्थ रीजन 2025 में प्रोडक्ट ए का सेल्स 100 हुआ। फॉर नॉर्थ रीजन 2024 में प्रोडक्ट बी का सेल्स 391 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक सेल किसी रीजन के किसी ईयर में किसी प्रोडक्ट के सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक डेटा इन फॉर्म ऑफ थ्री डायमेंशन है ना। इसका डायमेंशन क्या, थ्री डायमेंशन है। क्यों, क्योंकि एक डायमेंशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा डायमेंशन ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड थर्ड डायमेंशन वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग नमपाई के टर्म में बात करें तो एक्सिस जीरो, है ना, एक्सिस जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रीजन को, है ना। एक्सिस वन रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को और एक्सिस टू रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट नेम को, है ना। तो मेरे पास थ्री एक्सिस हैं, मतलब मेरा जो डेटा है उसका डायमेंशन कितना है, डायमेंशन 3 है। और शेप क्या है, नंबर ऑफ रीजन्स, नंबर ऑफ रीजन्स कितने, 2। नंबर ऑफ ईयर्स 2, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2। तो हमारे डेटा का शेप है 2x2x2, ठीक है। तो हमने डेटा को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने नंपाई में क्या डिस्कस किया था कि अगर आपका डेटा थ्री डायमेंशनल है तो उसको हम लोग कैसे विजुअलाइज करेंगे। थ्री डायमेंशनल डेटा को हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। जैसे ये डेटा देखोगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है ना। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर मेरे पास मल्टीपल मैट्रिक्स है और अगर हम लोग उसके एक के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा रखते हैं तो इसका जो डायमेंशन होगा वो थ्री डायमेंशन का हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ईयर क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, इस डायमेंशन का मैट्रिक्स है। और कितने मैट्रिक्स हैं, नंबर ऑफ रीजन के इक्वल है। लाइक नंबर ऑफ रीजन अगर मेरे पास 2 है तो मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं, वन फॉर नॉर्थ रीजन अनदर फॉर साउथ रीजन। और हर एक रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर वाइज प्रोडक्ट के सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपने डेटा को अच्छे से समझा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना।
तो चलिए, अगर मुझे इस डेटा को, ये 3D डेटा को मेरे को रिप्रेजेंट करना है इन ए डेटा फ्रेम, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो हमने देखा था कि डेटा फ्रेम में हम लोग 2D डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं, है ना। 2D डेटा या टैबुलर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मेरा डेटा 3 डायमेंशनल का है तो उसको हम लोग कैसे स्टोर करेंगे इन ए पांडास डेटा फ्रेम। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा विजुअलाइज करके चीज़ों को समझते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा बिहाइंड लर्निंग मल्टी इंडेक्सिंग एंड पीवोट टेबल्स इन पांडास। तो हमने इसको इंटरप्रेट कैसे किया, हमने इसको इंटरप्रेट किया कि फॉर ईच ऑफ द 2 रीजन द डेटा इज इन ए मैट्रिक्स, और हर एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर वाइज प्रोडक्ट के सेल्स को। तो अगर मैं इस डेटा को, ये जो मेरा डेटा 3 डायमेंशनल में है, अगर मैं उसको मैट्रिक्स को अलग अलग से करके मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूं, देन आवर डेटा विल लुक लाइक दिस, है ना। वन मैट्रिक्स फॉर नॉर्थ रीजन डेटा, अनदर मैट्रिक्स फॉर साउथ रीजन डेटा। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि हर एक रीजन में मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैट्रिक्स का हर एक सेल यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2024 में प्रोडक्ट बी का सेल्स कितना हुआ, इट इज़ 391, है ना, इन नॉर्थ रीजन। उसी तरीके से साउथ रीजन में 2024 में प्रोडक्ट बी का सेल्स हुआ 230, है ना। उसी तरीके से साउथ रीजन में 2025 में प्रोडक्ट ए का सेल्स हुआ 355, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने 3D डेटा को स्लाइसिंग करके हर एक रो को अलग अलग करके इसको रिप्रेजेंट किया 2 डायमेंशनल स्पेस में, है ना। तो आप देखोगे ये एक 2D एरे है, इस या फिर इसको हम लोग एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये भी एक 2D एरे, इसको भी हम लोग एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये जो हम लोग सारे विजुअलाइजेशन करें वो हम लोग इसीलिए करें ताकि हम लोग ये समझ सके कि किसी भी 3 डायमेंशनल या मोर देन 2 डायमेंशनल डेटा लाइक 4D 5D 6D, उसको हम लोग पांडास के डेटा फ्रेम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग मल्टी इंडेक्सिंग। तो इट इज़ द मोटिवेशन, यही मोटिवेशन है बिहाइंड लुकिंग इनटू दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 3 डायमेंशनल डेटा को एज ए मैट्रिक्स अलग अलग करके सेग्रीगेट करके एक 2D स्पेस में इसको रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये दोनों को हम लोग एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग इसके नीचे कॉन्कैटिनेट कर देंगे, है ना। इसको हम लोग एक्सिस 0 के लॉन्ग इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे। एक्सिस 0 मतलब रो वाइज, और अगर एक्सिस 0 के लॉन्ग चीज़ें चेंज होगा तो एक्सिस 0 के लॉन्ग डायमेंशन चेंज हो जाएगा। लाइक इसका डायमेंशन अभी 2x2 है, 2x2, और कॉन्कैटिनेशन के बाद इसका शेप या डायमेंशन क्या हो जाएगा, इट विल बी 4x2, क्योंकि अभी 2 रो है। फिर अगर ये मैट्रिक्स इसके नीचे आ जाएगा तो इट विल बी टोटल 4 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स के नीचे दूसरा मैट्रिक्स अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ऊपर वाला मैट्रिक्स क्या कर रहा है, ऊपर वाला मैट्रिक्स नॉर्थ रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला मैट्रिक्स साउथ रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी तक कोई भी डाउट नहीं है। तो इसको हम लोग इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट। ये जो दो रो है ना, या फिर ये जो मैट्रिक्स है, ऊपर वाला जो मैट्रिक्स है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये नॉर्थ रीजन का डेटा है और नीचे वाला साउथ रीजन का डेटा है ना। तो अगर आप ये देखोगे, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कॉलम है ना, ये जो इंडेक्स, इसको हम लोग एक इंडेक्स बोल सकते हैं। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स के हेल्प से हम लोग हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। पांडास में इंडेक्स के हेल्प से हम लोग हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरीके से कॉलम नेम के हेल्प से हम लोग हर एक कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक अगर इस कॉलम को देखोगे, कॉलम 0 को, तो इसका कॉलम का नेम क्या है, प्रोडक्ट ए। अगर इस कॉलम को देखोगे तो इसका नेम क्या है, प्रोडक्ट बी। तो उसी तरीके से यूजिंग इंडेक्स हम लोग हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ ईयर से रिप्रेजेंट करने चाहें इंडेक्स को तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2024 2 बार आ रहा है, 2025 2 बार आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ ईयर से हम लोग इसको एज ए इंडेक्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इन दैट केस आई विल टेक द हेल्प ऑफ रीजन एज वेल, है ना। लाइक नॉर्थ प्लस 2024 ये यूनिकली किसी रो को आइडेंटिफाई करता है। नॉर्थ प्लस 2025 यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। साउथ 2024 यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। साउथ
2025 ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग रीजन एंड ईयर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस टू विल टुगेदर कंट्रीब्यूट एज ए इंडेक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडेक्स में देखोगे इट हैज़ मोर देन वन कॉलम्स, है ना। यहाँ पे इंडेक्स में मोर देन वन कॉलम्स है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज मल्टी इंडेक्स, और यही होता है मल्टी इंडेक्स। अगर मैं ये 3 डायमेंशनल डेटा को अगर मैं पांडास में डेटा फ्रेम के हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो इन दैट केस मैं क्या करूँगा, आई विल कंसीडर 2 कॉलम्स, है ना। मैं 2 रीजन एंड ईयर ये दोनों को मैं टुगेदर एज ए इंडेक्स कंसीडर करूंगा टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच ऑफ द रो, और फिर फाइनली हम लोग इसको एज ए डेटा फ्रेम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर डेटा मोर देन 2 डायमेंशनल हो तो उसको हम लोग डेटा फ्रेम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी इंडेक्सिंग। मल्टी इंडेक्सिंग क्या होता है, मल्टी इंडेक्सिंग में हम लोग मोर देन वन कॉलम कंसीडर करते हैं एज ए इंडेक्स। लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रीजन प्लस ईयर ये दोनों टुगेदर एज ए इंडेक्स कंट्रीब्यूट करता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो सेल्स डेटा हमारा जो कि ओरिजिनली 3 डायमेंशनल डेटा है उसको हमने डेटा फ्रेम में एज ए 2 डायमेंशनल डेटा इसको कैसे रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ मल्टी इंडेक्सिंग। तो इसी को आज हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं और इसका हम लोग कोड करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मल्टी इंडेक्सिंग एंड पिवोट टेबल्स इन पांडास। तो मल्टी इंडेक्सिंग हमने देखा क्या होता है ना। मल्टी इंडेक्सिंग पांडास में एक फंक्शनैलिटी होता है जिसके हेल्प से हम लोग हायरार्चिकल इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी जो हमने देखा जिसमें कि मेरे पास मोर देन वन कॉलम्स हमने कंबाइन करके एज ए इंडेक्स कंसीडर किया, दैट इज कॉल्ड हायरार्चिकल इंडेक्सिंग, है ना। क्योंकि चीज़ें ट्री फॉर्म में एज ए इंडेक्स कंसीडर होता है, लाइक रीजन एंड प्लस ईयर ये दोनों कंबाइन एज ए एक इंडेक्स कंसीडर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं हायरार्चिकल इंडेक्सिंग। हायरार्चिकल इंडेक्सिंग इज ए कॉन्सेप्ट एंड मल्टी इंडेक्सिंग इज द इम्प्लीमेंटेशन इन पांडास, है ना। तो मल्टी इंडेक्सिंग के हेल्प से हम लोग हायरार्चिकल इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग पांडास में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने numpy एंड pandas ये जो 2 मॉड्यूल्स हैं इसको हमने इंपोर्ट किया अपने जुपिटर नोटबुक में, सो दैट आई कैन यूज ऑल द मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स इनसाइड आवर जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हमने एक लिस्ट ऑफ लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया, है ना। एरेज मेरा एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है और इसके हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडेक्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो ये जो फर्स्ट रो आप देख रहे हो इट इज रिप्रेजेंटिंग द रीजन एंड सेकेंड रो इज रिप्रेजेंटिंग द ईयर, है ना। तो रीजन प्लस ईयर टुगेदर हम लोग उसको एज ए इंडेक्स कंसीडर करेंगे टू स्टोर मल्टी डायमेंशनल डेटा, लाइक 3 डायमेंशनल डेटा। हमने देखा सेल्स का जो डेटा था हमारा वो ओरिजिनली 3 डायमेंशनल डेटा था, उसको हम लोग पांडाज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग यहाँ पे एक पांडास का मल्टी इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मल्टी इंडेक्स का इंस्टेंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम एरेज, है ना। हम लोग यहाँ पे अब देखोगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट पास कर रहे हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हो ये एक एरे है। तो हम लोग फ्रॉम एरेज जो मेथड होता है मल्टी इंडेक्स क्लास का उसके हेल्प से हम लोग एक मल्टी इंडेक्स इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो आप देखोगे कि हम लोगों ने मल्टी इंडेक्स क्रिएट किया, है ना। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ प्लस 2024 मल्टी इंडेक्स का हर एक रो को अगर आप देखोगे तो इट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइंग ए डेटा, है ना। लाइक नॉर्थ प्लस 2024 इट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइंग ए रो, नॉर्थ प्लस 2025 इट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइंग ए रो। उसी तरीके से साउथ प्लस 2025 इट इज़ ऑल्सो यूनिकली आइडेंटिफाइंग ए रो, ठीक है। तो अगर मैं टाइप ऑफ इंडेक्स प्रिंट करूं तो देखोगे इट इज़ गिविंग मी कि इट इज़ ए इंस्टेंस ऑफ मल्टी इंडेक्स क्लास, है ना। मल्टी इंडेक्स क्लास का ये एक इंस्टेंस होता है। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करें। अभी जो हमने सेल्स देखा था ना, सेल्स का डेटा, उसको हम लोग सिमुलेट करें विथ ए पांडास का डेटा फ्रेम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमने रैंडम मॉड्यूल के रैंड इंट फंक्शन के हेल्प से हम लोग 4x2 डायमेंशन का
numpy एरे क्रिएट करें जिसमें वैल्यूज 100 से 500 के बीच में यूनिफॉर्मली एंड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इंडेक्स में हम लोग ये वाले इंडेक्स को पास करें। अभी जो हमने ऊपर इंडेक्स क्रिएट किया ना, उसको हम लोग एज ए इंडेक्स पास करें और कॉलम का नेम हम लोग एक्सप्लिसिटली पास करें। मतलब इफेक्टिवली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक 2 डायमेंशनल numpy एरे है जिसके हेल्प से हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं df डॉट हेड करके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ और प्रिंट करूँ तो आप देखोगे दिस इज माई डेटा फ्रेम, ठीक है। ये मेरा डेटा फ्रेम है एंड देखोगे रीजन प्लस ईयर ये दोनों टुगेदर एज ए इंडेक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड देन मेरे पास प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो हर एक सेल बता रहा है कि किसी स्पेसिफिक रीजन में फॉर ए सर्टेन ईयर व्हाट इज द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना। लाइक 287 ये बता रहा है कि नॉर्थ रीजन में 2025 ईयर में प्रोडक्ट ए का सेल्स 287 है, ठीक है। तो ये सारे हमने देखा कि अगर हम लोग ये डेटा फ्रेम को देखते हैं तो ये जो टेबल है ना, ये 2 डायमेंशनल डेटा है, लेकिन एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे? हमने देखा था कि हमारा जो 3 डायमेंशनल डेटा था उसमें एक्सिस 0 रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्सिस 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा था और एक्सिस 2 वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। तो इसलिए हमने क्या देखा था उसमें कि जब हमने जो हमारा 3 डायमेंशनल डेटा था उसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में सेग्रीगेट किया तो हर एक मैट्रिक्स एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। हर एक रीजन में किस ईयर में कितने सेल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझो, है ना, चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ईच एक्स्ट्रा इंडेक्स लेवल एक्ट लाइक एन एक्स्ट्रा डायमेंशन, है ना। ये जो डेटा है चूँकि हमारा 3 डायमेंशनल डेटा है ना और इसको हम लोग 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट इज़ 1 मोर, है ना। मतलब 3 डायमेंशनल डेटा को हम लोग 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करें देन आई नीड 1 एक्स्ट्रा इंडेक्स, है ना। उसी तरीके से अगर मैं 5 डायमेंशन को 2D डेटा फ्रेम में रिप्रेजेंट करूँ देन आई नीड 3 एक्स्ट्रा इंडेक्स, है ना। वही करना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए ट्रू 3D एरे, numpy में हमने देखा था कि numpy सपोर्ट ऑल n डायमेंशन, है ना। इट कैन सपोर्ट 2D 3D 4D 5D ND, लेकिन पांडाज में ऐसा नहीं होता है। तो पांडाज में 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशन डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पांडाज डेटा को क्या करता है, एक्स्ट्रा डायमेंशन को फ्लैटन कर देता है इनटू मल्टी लेवल इंडेक्स, है ना। तो चलिए हम लोग इस पर कुछ ऑपरेशंस कैसे करते हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारा डेटा है, हमने 3 डायमेंशनल डेटा को एज ए 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम में रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग इस पर बहुत सारे सिंपल ऑपरेशंस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग डेटा विथ मल्टीपल डायमेंशन को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि अभी तक हमने पुराने लेक्चर्स में जो भी टॉपिक्स देखा था ना दैट वाज ऑल बेस्ड अपॉन सिंगल इंडेक्स, है ना। अभी तक हमने जो भी डेटा पे काम किया था सारे डेटा में एक सिंगल इंडेक्स थे, लेकिन अभी जो हम लोग देखने वाले हैं इसमें मोर देन 1 कॉलम एज ए हम लोग इंडेक्स कंसिडर कर रहे हैं। लाइक अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे तो हमारे पास इंडेक्स में 2 कॉलम्स है या हमारे पास टोटल 2 इंडेक्स है, इसीलिए हम लोग इसको मल्टी इंडेक्सिंग भी कहते हैं। तो हमारा डेटा फ्रेम क्या है, इसको अगर मैं प्रिंट करूं दिस इज माय डेटा फ्रेम, ठीक है। अब मैं इसके इंडेक्स को प्रिंट करता हूं। तो हम लोग डेटा फ्रेम में इंडेक्स को कैसे प्रिंट करते थे, तो df डॉट इंडेक्स, है ना। तो डेटा फ्रेम में एक प्रॉपर्टी इंडेक्स होता है जिसके हेल्प से हम लोग उसके इंडेक्स को प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप देखोगे हर एक रो एक टपल है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रो को, ठीक है। तो दिस इज माई इंडेक्स। अगर मैं कॉलम्स का नेम प्रिंट करूं तो हम लोग कैसे करेंगे, df में एक प्रॉपर्टी होता है कॉलम्स जिसके हेल्प से हम लोग कॉलम के नेम को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा डेटा फ्रेम है ना इस पर हम लोग बेसिक स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को रीजन वाइज डेटा को स्लाइस करना है ना। तो अगर मैं नॉर्थ रीजन को स्लाइस करूंगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट एक मैट्रिक्स होगा, है ना, 2x2। अगर मैं साउथ रीजन को स्लाइस करूंगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा 2x2, है ना। तो चलिए हम लोग इसको स्लाइस करके देखते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है और इस हम लोग मल्टी इंडेक्सिंग में हम लोग स्लाइस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। हमने देखा था पुराने लेक्चर्स में कि अगर सिंगल इंडेक्स हो तो हम लोग स्लाइसिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि मल्टी इंडेक्सिंग में हम लोग स्लाइस को कैसे परफॉर्म करते हैं।
तो द ट्रिवियल अप्रोच हम लोग देखने वाले df डॉट ELOC है ना। तो ELOC के हेल्प से हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ELOC में हम लोग दे देंगे नेम ऑफ रीजन, तो हम लोग दे देंगे नॉर्थ। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, देन यू कैन सी कि आई एम एबल टू स्लाइस नॉर्थ रीजन का डेटा है ना। मैं नॉर्थ रीजन का डेटा को मैं सक्सेसफुली स्लाइस कर पा रहा हूँ यूजिंग ELOC, ठीक है। देयर इज वन मोर अप्रोच टू स्लाइस द डेटा ऑफ नॉर्थ रीजन, दैट इज df डॉट एक्सेस है ना। एक्सेस को हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन सिलेक्शन है ना। दिस x मीन्स क्रॉस सेक्शन, दिस इंडिकेटिंग क्रॉस, राइट, इट मीन्स क्रॉस एंड yes मीन्स सेक्शन। तो अगर मेरे को क्रॉस सेक्शन सिलेक्शन चाहिए, इन दैट केस आई कैन यूज द फंक्शन एक्सेस है ना फॉर क्रॉस सेक्शन का सिलेक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्सेस के हेल्प से हम लोग डेटा को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो जब आपका डेटा मल्टी इंडेक्सिंग होगा, देन इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ दिस मेथड एक्सेस, क्योंकि इसके हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स स्लाइसिंग ऑपरेशन को भी बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हो। बिकॉज अगर आप ELOC एंड आईलॉक के हेल्प से अगर आप स्लाइसिंग को परफॉर्म करोगे, देन इन मल्टीपल केसेस इट विल बिकम वेरी मच ट्रिकी एंड ऑल्सो इट विल बिकम वेरी मच लेंदी। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आपका डेटा मल्टी इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है या अगर आपका डेटा मल्टी इंडेक्सिंग है, तो इन दैट केस यू शुड यूज़ डेटा फ्रेम का एक्सेस फंक्शन। तो df डॉट एक्सेस, और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को नॉर्थ रीजन चाहिए, नॉर्थ रीजन। और ये कौन से इंडेक्स में लाई करता है, किस लेवल पे लाई करता है इंडेक्स का, तो इट इज़ इन रीजन, रीजन, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा, देन यू कैन सी आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट इन बोथ द सॉल्यूशन है ना। दोनों केस में मेरे को सेम रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ईयर वाइज हम लोग डेटा को कैसे स्लाइस करते हैं। अगर मेरे को चाहिए कि 2024 में कितने सेल्स हुए हैं रीजन वाइज है ना, तो मेरा डेटा फ्रेम क्या है, दिस माई डेटा फ्रेम। तो मैं चाहता हूँ कि 2024 में कितने सेल्स हुए हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजन, मतलब मैं ईयर वाइज स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने नॉर्थ रीजन को स्लाइस किया था, अब हम लोग ईयर 2024 को स्लाइस करने वाले हैं। अगर मैं ईयर वाइज स्लाइस परफॉर्म करना चाहता हूँ तो हमारा कोड क्या होगा, यूजिंग ELOC pandas डॉट इंडेक्स स्लाइस, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे फर्स्ट आर्गुमेंट में कोलोन, मतलब सारे सिलेक्शन लो, एंड सेकेंड इज 2024, मतलब ये हुआ कि आप रीजन लेवल पे सारे सेलेक्ट करो और ईयर लेवल पे आप सिर्फ 2024 वाले डेटा को सेलेक्ट करो, ठीक है। तो इससे हम लोग इंडेक्स को स्लाइस कर रहे हैं, और कॉलम के लिए आप सारे कॉलम्स को कंसिडर करो है ना। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को स्लाइस करते हैं फॉर ईयर 2024। अगर मेरे को एक्सेस के हेल्प से करना है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो मेरे को चाहिए ईयर 2024 का डेटा, तो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे फर्स्ट आर्गुमेंट में ईयर 2024 एंड लेवल में हम लोग पास कर देंगे ईयर है ना। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा, देन यू विल सी कि मेरे को दोनों केस में मेरे को सेम आउटपुट रिटर्न होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब आप एक्सेस फंक्शन की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो इसका सिंटेक्स है, इट इज़ वेरी मच सिंपल एंड यूनिफॉर्म है ना। चाहे आप रीजन वाइज सेलेक्ट करो, चाहे आप ईयर वाइज सेलेक्ट करो है ना, तो देखोगे कोड का सिंटेक्स टोटली सेम होगा, लेकिन जो ELOC मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो इसीलिए जब मल्टी इंडेक्सिंग हो तो इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज एक्सेस फंक्शन। अब मैं सेम कोड के हेल्प से हम लोग प्रोडक्ट वाइज स्लाइसिंग परफॉर्म करना चाहते हैं। लाइक मेरे को चाहिए कि जो हमारा डेटा फ्रेम है ना, दिस इज़ माई डेटा फ्रेम DF, तो मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट A को मैं स्लाइस करूँ है ना। मैं प्रोडक्ट A को स्लाइस करना चाहता हूँ, तो हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, यूजिंग ELOC। तो ELOC के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट में मैं कोलोन कॉमा दे दूंगा, इसका मतलब सारे इंडेक्स को कंसिडर करो, और सेकेंड कॉमा दे करके सेकेंड जो आर्गुमेंट होगा है ना, उसमें मैं पास कर दूंगा जो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, कॉलम नेम। तो हम लोग पास कर देंगे प्रोडक्ट A, मतलब मेरे को प्रोडक्ट A कॉलम चाहिए।
अगर मैं इसको एक्सेस से इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो मेरे को चाहिए प्रोडक्ट ए, है ना। तो हम लोग प्रोडक्ट ए दे देंगे एज ए फर्स्ट आर्गूमेंट ऑफ एक्सेस, एंड सेकेंड आर्गूमेंट हम लोग पास कर देंगे एक्सिस, है ना। एक्सिस इज इक्वल टू 1। इन दैट केस वो क्या करेगा, वो कॉलम्स पे ये चीज़ों ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। वो क्रॉस सेक्शन जो सिलेक्शन होगा ना, उसको वो कॉलम लेवल पे परफॉर्म करेगा। जब हम लोग कुछ भी पास नहीं कर रहे थे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सेस 0 कंसीडर कर रहा था। अगर मैं एक्सेस इक्वल टू 1 पास करता हूँ एक्सप्लिसिटली, इट मीन्स दैट इट विल सेलेक्ट प्रोडक्ट ए कॉलम, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे कि दोनों केस में मेरे को सेम आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करते हो कि जो एक्सेस जो फंक्शन होता है, इसका सिंटेक्स बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है ना। एक्सेस के हेल्प से कितना भी इंडेक्स हो, 3 लेवल इंडेक्सिंग हो, 4 लेवल इंडेक्सिंग हो, है ना, उसको आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। लेकिन ELOC में जब हम लोग जाते हैं तो इसका सिंटेक्स बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी किसी रीजन के किसी स्पेसिफिक ईयर को मैं डेटा को सेलेक्ट करूँ। फॉर एग्जांपल, मैं साउथ रीजन का 2024 ईयर का डेटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, है ना। साउथ का 2024 ईयर का डेटा मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे? यूजिंग बोथ ELOC एंड एक्सेस, दोनों हम लोग देखते हैं। तो मेरे को साउथ रीजन में 2025 का डेटा मेरे को सेलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रिंट और df.eloc, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे एज ए टपल। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो ओरिजिनली जो हमारे इंडेक्स थे ना मल्टी इंडेक्स में, वो टपल फॉर्मेट में होते हैं। तो टपल फॉर्मेट में फर्स्ट आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे साउथ, है ना, कि मेरे को रीजन साउथ चाहिए और मेरे को ईयर चाहिए 2025। तो इस तरीके से हम लोग ELOC के हेल्प से डेटा को सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं एक्सेस के हेल्प से इसको परफॉर्म करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे हम लोग? द सिंटेक्स विल बी टोटली सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बस ELOC को हम लोग एक्सेस से रिप्लेस कर देंगे, एंड एज ए टपल हम लोग पास कर सकते हैं इंडेक्स का नेम, है ना। तो यहाँ पे रीजन प्लस ईयर टुगेदर एज ए इंडेक्स कंट्रीब्यूट करता है। तो हमने रीजन में पास किया साउथ, एंड ईयर में हमने पास किया 2025। तो अगर मैं एक्सिक्यूट करूँगा तो आप देखोगे दोनों केस में मेरे को सेम आउटपुट रिटर्न होता है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। यूजिंग दैट वी कैन सेलेक्ट ए पार्टिकुलर लेवल ऑफ इंडेक्स और ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो हमने देखा कि जब डेटा मल्टी इंडेक्सिंग का होगा तो हम लोग किसी रो को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक लेवल ऑफ डेटा को हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा डेटा मल्टी इंडेक्सिंग है ना, उस पर हम लोग एग्रीगेट ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। एग्रीगेट मतलब सम, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं, ये सारे ऑपरेशंस को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट ऑपरेशन या एग्रीगेट फंक्शन। तो हम लोग देखते हैं कि ये सारे ऑपरेशंस को हम लोग डेटा पे कैसे परफॉर्म करेंगे। दिस इज माई डेटा फ्रेम, और मेरा जो डेटा फ्रेम है ना, दैट इज मल्टी इंडेक्स। कैसे? क्योंकि अगर मैं df.index प्रिंट करूँगा देन इट विल रिटर्न मी इंस्टेंस ऑफ मल्टी इंडेक्स क्लास, है ना। और यहाँ पे रीजन प्लस ईयर टुगेदर कंट्रीब्यूट कर रहा है एज ए इंडेक्स, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं रीजन वाइज जितने भी प्रोडक्ट का सेल्स हुआ है ना, उसको मैं प्रिंट करूँ। लाइक नॉर्थ रीजन में टोटल कितने प्रोडक्ट का सेल्स हुआ, साउथ रीजन में टोटल कितने प्रोडक्ट का सेल्स हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंटेक्स विल बी टोटली सेम। हमने जो सिंटेक्स पहले देखा था वही सिंटेक्स अभी भी यूज होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे df डॉट ग्रुप वाई, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे लेवल इज इक्वल टू रीजन। तो मेरे को रीजन लेवल पे ग्रुप बाई ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो वो क्या करेगा, डेटा को रीजन लेवल पे ग्रुप कर देगा। लाइक नॉर्थ रीजन को डेटा को एक ग्रुप में ऐड कर देगा, साउथ रीजन के डेटा को एक अलग ग्रुप में ऐड कर देगा। तो मेरे पास टोटल 2 ग्रुप्स ऑफ डेटा होंगे। फर्स्ट ग्रुप इज फॉर नॉर्थ रीजन एंड सेकेंड ग्रुप इज फॉर साउथ रीजन। और उसके बाद हम लोग जो भी फंक्शन, जो भी एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो हर एक रीजन, हर एक जो ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ डेटा होगा, उस पर वो परफॉर्म करेगा। लाइक अगर मैं सम करता हूँ या एवरेज करता हूँ तो वो नॉर्थ रीजन के डेटा पे, सारे डेटा पे कंबाइंड सम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, नॉर्थ रीजन के डेटा पे कंबाइंड मीन या एवरेज ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, मेरे को सम करना है तो डॉट सम। तो इसके हेल्प से हम लोग रीजन वाइज डेटा को सम कर सकते हैं कि नॉर्थ रीजन में टोटल कितने सेल्स हुए हैं प्रोडक्ट ए का एंड प्रोडक्ट बी का, है ना, रिस्पेक्टिव ऑफ ईयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग दोनों ईयर के डेटा को कंबाइन कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, है ना। तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 662। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि हर एक रीजन के एक्रॉस एवरेज कितना सेल्स हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, बस सम को रिप्लेस कर देंगे मीन। तो मीन भी एक एग्रीगेट फंक्शन होता है इन पांडास, जिसके हेल्प से हम लोग रीजन वाइज एग्रीगेट मीन वैल्यू देख सकते हैं कि नॉर्थ रीजन में जितने भी ईयर हैं हर एक ईयर को कंबाइंड कितना एवरेज सेल्स हुआ, है ना। तो नॉर्थ रीजन में प्रोडक्ट ए का ऑन एवरेज 331 यूनिट का सेल्स हुआ, प्रोडक्ट बी का 183 यूनिट का सेल्स हुआ। उसी तरीके से साउथ रीजन में प्रोडक्ट ए का ऑन एवरेज 227 यूनिट्स का सेल हुआ। उसी तरीके से साउथ रीजन में प्रोडक्ट बी का 300 यूनिट का सेल्स हुआ। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ईयर वाइज टोटल कितना सेल्स हुआ, है ना। ईयर वाइज मतलब 2024 में टोटल कितना सेल्स हुआ इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजन, चाहे वो नॉर्थ रीजन का हो वो साउथ रीजन का हो, वो सारे एक ग्रुप में आएंगे। लाइक अगर मेरा डेटा फ्रेम देखोगे, दिस इज माय डेटा फ्रेम, है ना। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि ईयर वाइज टोटल कितना सेल्स हुआ, मतलब 2024 में टोटल सेल्स कितना हुआ प्रोडक्ट ए का। तो अगर मैं ईयर वाइज डेटा को ग्रुप बाई करूँगा तो दिस रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट एंड थर्ड रो वो एक ग्रुप में आएंगे एंड सेकेंड रो एंड फोर्थ रो वो एक ग्रुप में आएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड रो वो 2024 ईयर वाले डेटा हैं और सेकेंड एंड फोर्थ रो वो 2025 वाले डेटा हैं। तो चलिए हम लोग डेटा पे ग्रुप वाई ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो डी एफ डॉट ग्रुप वाई, और हम लोग ईयर वाइज सेल्स चाहते हैं, है ना। तो लेवल इज इक्वल टू ईयर, और हम लोग एग्रीगेट फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, सम। मेरे को ईयर वाइज टोटल सेल्स का डेटा चाहिए, तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा देन इट विल गिव मी कि 2024 में टोटल प्रोडक्ट ए का कितना सेल्स हुआ। तो अगर आप ये डेटा देखते हो ना, ये जो आउटपुट डेटा देख रहे हो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2024 में प्रोडक्ट ए का कितना सेल्स हुआ इरिस्पेक्टिव ऑफ रीजन, नॉर्थ प्लस साउथ रीजन कंबाइंड कितना सेल्स हुआ। दिस वैल्यू विल टेल कि 2024 में प्रोडक्ट बी का कंबाइंड कितना सेल्स हुआ इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजन, है ना। उसी तरीके से दिस डेटा विल गिव मी कि 2025 में प्रोडक्ट बी का टोटल कितना सेल्स हुआ इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजन। तो हमने देखा कि मल्टी इंडेक्सिंग, जब डेटा मल्टी इंडेक्स टाइप का हो तो उस पर हम लोग एग्रीगेट फंक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं, उस पर हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें मल्टी इंडेक्स डेटा की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर डेटा मोर देन 2 डायमेंशनल का हो तो इन दैट केस टू रिप्रेजेंट दैट प्रॉपर्ली इन अ डेटा फ्रेम हम लोग मल्टी इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर मेरा डेटा फ्रेम ये है ना, दिस इज माई डेटा फ्रेम, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इंडेक्स है उसको मैं रीसेट कर दूँ, और रीसेट करके इसको मैं डिफ़ॉल्ट इंडेक्स में सेट कर दूं। तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग होता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, 0 1 2 3। तो मैं चाहता हूं कि अभी हम लोग मल्टी इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं, है ना। लाइक अगर आप df डॉट इंडेक्स प्रिंट करके देखोगे ना, तो दिस इज माई इंडेक्स, और मैं इसको डिफ़ॉल्ट इंडेक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, तो हमने एक फंक्शन देखा था पुराने लेक्चर्स में, है ना, दैट विल बी सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो df रीसेट इज इक्वल टू डेटा फ्रेम डॉट रीसेट इंडेक्स, है ना। तो इस फंक्शन के हेल्प से हम लोग डेटा फ्रेम को रीसेट कर सकते हैं। तो अगर मैं df रीसेट प्रिंट करूं तो क्या होगा कि दिस इज द आउटपुट, है ना। और देखोगे कि ये जो नया डेटा फ्रेम है इसमें जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग बन जाता है, और ये जो सारे इंडेक्स कॉलम थे वो एज ए कॉलम एज ए डेटा में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उस पर कुछ भी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने रीसेट इंडेक्स में इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू एक्सप्लिसिटली पास नहीं किया। तो अगर हम लोग एक्सप्लिसिटली पास नहीं करते हैं तो ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज पीवोट टेबल्स, है ना। तो अगर आपने एक्सेल पढ़ा होगा, अगर आपको एक्सेल का थोड़ा आइडिया होगा, तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच सिमिलर टू
पिवोट टेबल्स। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नॉट ए प्रॉब्लम। तो पिवोट टेबल एक फंक्शनैलिटी होता है पांडास डेटा फ्रेम में, जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, आप डेटा फ्रेम को रीशेप कर देते हो बाय टर्निंग यूनिक वैल्यू ऑफ वन कॉलम इनटू कॉलम्स एंड अनदर इनटू इंडेक्स विथ एग्रीगेशन ऑन वैल्यूज। थोड़ा ट्रिकी है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कि अगर आपका डेटा फ्रेम बहुत बड़ा है और अगर आपको कुछ बिजनेस इनसाइट चाहिए, कंपेयरिंग टू कॉलम्स, 3 कॉलम, अगर आपको आउट ऑफ मल्टीपल कॉलम्स आपको किसी 2 कॉलम पे कुछ एग्रीगेट ऑपरेशन करना है ना, तो इन दैट केस यू शुड कंसिडर पिवोट टेबल एज वन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जांपल से देखेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। तो दिस इज ए डिक्शनरी है ना, यहाँ पे हर एक जो की का जो वैल्यू है इट इज़ ए लिस्ट। तो हम लोग ये जो डेटा डिक्शनरी है इसके हेल्प से हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, df इज इक्वल टू pandas डॉट डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग डिक्शनरी को डायरेक्टली पास कर देंगे, और अगर मैं df को प्रिंट करूंगा देन दिस इज माय डेटा फ्रेम। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं एक पिवोट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, है ना। उससे हम लोग क्या एनालाइज करना चाहते हैं कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि टोटल सेल्स कितना हुआ पर रीजन पर प्रोडक्ट, है ना। तो पर रीजन पर प्रोडक्ट टोटल कितना सेल्स हुआ। फॉर एग्जांपल नॉर्थ रीजन में 2024 में टोटल कितना सेल्स हुआ, नॉर्थ रीजन में 2025 में टोटल कितना सेल्स हुआ, साउथ रीजन में 2024 में टोटल कितना सेल्स हुआ। ठीक है, तो अगर मुझे इस तरह का डेटा एनालाइज करना है ना, सच दैट कि इसका आउटपुट एक प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में हो, जिसमें रो रिप्रेजेंट करता हो रीजन को एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट करता हो ईयर को, है ना। तो एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में अगर आप इसके रिजल्ट को देखना चाहते हो, है ना, ये जो टेबल इट इज़ वेरी मच सिंपल। एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि यहाँ पे 1 मिलियन 2 मिलियन नंबर ऑफ रोज होंगे, तो इसको आप कैसे परफॉर्म करोगे। इसको जस्ट टेबल देख के विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इन दैट केस वी विल गो विथ पिवोट टेबल एग्जाम्पल्स, है ना। तो चलिए इसको हम लोग पिवोट टेबल के हेल्प से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पिवोट इज इक्वल टू पांडास डॉट, एक पिवोट टेबल एक फंक्शन होता है और इसका फर्स्ट आर्गुमेंट में हम लोग पास करेंगे किस डेटा पे मेरे को परफॉर्म करना है। तो मेरे को डेटा फ्रेम पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड वैल्यूज़, है ना। वैल्यूज़ मतलब मेरे को कि कौन से मैट्रिक्स को एनालाइज करना है ना। तो मेरे को सेल्स मैट्रिक एनालाइज करना है, मेरे को सेल्स मैट्रिक पे एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म करना है, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स करने का मतलब मेरे को सम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, टोटल कितना सेल्स हुआ, है ना। तो वैल्यूज इज इक्वल टू हम लोग पास करते हैं यहाँ पे सेल्स कॉलम, सेल्स कॉलम पे मेरे को रिजल्ट को देखना है। ठीक है, तो 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है इंडेक्स, इंडेक्स मतलब रो, जो आउटपुट टेबल बनेगा उसमें रो क्या होगा। सेकेंड इज उसमें कॉलम्स क्या होगा, एंड थर्ड इज जो टेबल का हर एक सेल होगा वो किस कॉलम के वैल्यू को एग्रीगेट करेगा या कंसिडर करेगा। ठीक है, इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। वैल्यूज इज इक्वल टू सेल्स इंडेक्स, इंडेक्स मतलब रो का आइडेंटिफायर, तो वो क्या होगा, वो होगा रीजन। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कॉलम्स, तो कॉलम्स क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट कॉलम होगा, है ना, प्रोडक्ट कॉलम होगा। एंड नेक्स्ट इज एग्रीगेट फंक्शन, आप कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करना चाहते हो, सम, प्रोडक्ट, मीन, मैक्स, है ना, एवरेज। तो मैं अभी सम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए टोटल कितना सेल्स हुआ। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा और जब मैं आपको पीवोट का प्रिंट करके दिखाऊंगा देन दिस इज द आउटपुट। ठीक है, तो जो पीवट टेबल होता है ना, उसके हेल्प से आप किसी भी 2 कॉलम्स को आप वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि जो फाइनल आउटपुट टेबल बनेगा ना, पिवट टेबल जो बनेगा फाइनल आउटपुट, उसमें रो क्या होंगे, है ना, रो कौन से वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने रो में पास किया, रो मतलब इंडेक्स, तो इंडेक्स में पास किया रीजन, तो जो रीजन कॉलम है ना उसका हर एक यूनिक वैल्यू, है ना, ये जो रीजन कॉलम है इसका हर एक यूनिक जो वैल्यू होगा वो एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कॉलम का नेम, क्योंकि कोई भी आउटपुट जो टेबल होगा उसमें कुछ रो होंगे कुछ कॉलम होंगे, कॉलम किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो कॉलम विल रिप्रेजेंट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो कॉलम है उसमें हर एक जो प्रोडक्ट का कैटेगरी है वो एक कॉलम का नेम बन जाएगा। ठीक है, कॉलम का नेम बन जाएगा, और उसके बाद
हर एक सेल में क्या वैल्यू स्टोर होंगे, है ना। तो हर एक सेल में वैल्यू क्या स्टोर होंगे, सेल्स कॉलम का डेटा स्टोर होंगे, है ना। तो इट इज़ सिमिलर लाइक कि आप डेटा को ग्रुप बाय करते हो और उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, सम, मीन, मैक्स, है ना। तो उसी तरीके का ये ऑपरेशन होता है। तो मैं चाहता हूँ सेल्स कॉलम का जो डेटा है उस पर मैं सम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। मतलब हर एक रीजन, है ना, हर एक रीजन के हर एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। देखो इंडेक्स में क्या है, रीजन है। तो इसका मतलब हुआ हर एक रीजन के हर एक प्रोडक्ट के लिए हम लोग सेल्स वैल्यू का सम परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे समझो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको फिर से एक बार समझो, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर एक रीजन के हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में जो सेल्स हो रहा है उसका टोटल सम रिटर्न करो, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट, है ना। हर एक सेल क्या रिप्रेजेंट करता है कि हर एक रीजन, है ना, साउथ जो रीजन है उसमें प्रोडक्ट बी का क्या सेल्स है, साउथ रीजन में प्रोडक्ट ए का क्या सेल्स है, नॉर्थ रीजन में प्रोडक्ट बी का क्या सेल्स है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से बहुत सारे फंक्शनलिटी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग पिवट टेबल, ठीक है। वी हैव वन मोर मिसलेनियस फंक्शन दैट इज कॉल्ड क्रॉस टैबुलेशन, ठीक है। तो अगर आपके पास डेटा फ्रेम है और उस डेटा फ्रेम में आपको दो कैटेगरिकल कॉलम में रिलेशन फाइंड करना है ना, मोस्टली फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिलेशन फाइंड करना है। कैटेगरिकल कॉलम क्या होते हैं, वैसे कॉलम जिसमें डेटा फिक्स्ड कैटेगरी में लाई करते हैं, लाइक ईयर जो कॉलम होगा उसमें मोस्टली 12 वैल्यूज ही लाई कर सकते हैं, जैन से लेकर दिसंबर तक। जेंडर मोस्टली दो वैल्यूज ही लाई करेंगे, मेल या फीमेल। कस्टमर का रेटिंग वो जनरली 5 इंटीजर वैल्यू ही लाई कर सकता है, 1 to 5। तो उसी तरीके से वैसे डेटा जिसमें फिक्स्ड कैटेगरी ऑफ वैल्यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरिकल डेटा। तो अगर आपको दो कैटेगरिकल डेटा पे रिलेशन फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो इन दैट केस वी कैन यूज क्रॉस टेबुलेशन फंक्शन जो कि पांडास में प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। इवन दो इस फंक्शनैलिटी को यू कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग पिवट टेबल, बट स्टिल एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड होता है जिसके हेल्प से आप क्रॉस टैबुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो देखोगे कि मेरे पास एक डिक्शनरी है और इसके हेल्प से हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। डी एफ इज इक्वल टू पांडास डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे डेटा, ठीक है। और हम लोग डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देखते हैं। तो डेटा फ्रेम में मेरे पास दो कॉलम है, जेंडर एंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो दोनों कॉलम्स हैं वो कैटेगरिकल टाइप के हैं। क्यों? क्योंकि जेंडर में आइदर मेल होगा या फीमेल होगा, प्रेफरेंस में फिक्स्ड सेट ऑफ वैल्यूज होंगे। यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी मोस्टली दो वैल्यूज ही एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज कैटेगरिकल वैल्यूज, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्रॉस टैबुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं यूजिंग फर्स्ट पिवट टेबल एंड सेकेंड इज क्रॉस टैब जो फंक्शनलिटी होता है यूजिंग पांडास। तो हम लोग सेम कोड कॉपी कर लेंगे जो हमने ऊपर यूज़ किया था टू क्रिएट ए पिवट टेबल, है ना। और उसमें हम लोग चेंजेस करके हम लोग अभी इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो डी एफ तो सेम होगा, इंडेक्स हम लोग पास कर देंगे जेंडर, है ना, मतलब रो का इंडेक्स जेंडर होना चाहिए, एंड कॉलम नेम शुड बी प्रेफरेंस, है ना। क्योंकि कोई भी जो आउटपुट टेबल होगा, चाहे क्रॉस टैब हो, है ना, चाहे पिवट टेबल हो, उसमें कुछ रो होंगे कुछ कॉलम होंगे। तो हमने इंडेक्स में रो का नेम पास किया कि जेंडर शुड बी रो एंड प्रेफरेंस शुड बी द कॉलम, ठीक है। और हम लोग एग्रीगेट फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, साइज, जिसके हेल्प से हम लोग ये बताएंगे कि हर एक कैटेगरी में कितने लोग लाइक करते हैं। लाइक वैसे कितने मेल होंगे जिसको टी पसंद है, वैसे कितने फीमेल होंगे जिसको कॉफ़ी पसंद है ना। इस तरीके के फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को इग्नोर कर देंगे। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा देन यू कैन सी कि वैसे फीमेल जिनको कॉफ़ी पसंद है उनका काउंट है 2, वैसे फीमेल जिनको टी पसंद है उसका काउंट है 2, वैसे मेल जिनको टी पसंद है उसका काउंट है 2, वैसे मेल जिनको कॉफ़ी पसंद है उसका काउंट है 2, ठीक है। अब हम लोग सेम फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने वाले यूजिंग क्रॉस टैब फंक्शन। तो पांडास डॉट क्रॉस टैब, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे फर्स्ट आर्गुमेंट में कॉलम का नेम, कॉलम, तो डी एफ जेंडर। तो ये क्या होगा, इट विल रिटर्न मी सीरीज। तो डी एफ जेंडर एक सीरीज होगा
एंड सेकेंड आर्गूमेंट में पास कर देंगे दूसरा सीरीज जो कि होगा प्रेफरेंस एंड जेंडर में जी कैपिटल होगा। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो देखोगे दोनों केस में सेम आउटपुट रिटर्न होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बस बता दिया कि एक फंक्शनैलिटी होता है, इवन दो आप सेम फंक्शनैलिटी को यूजिंग पिवट टेबल भी इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको सिंटेक्स याद नहीं रखना है, बस आपके माइंड में ये सारी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए कि पिवट टेबल क्या होता है, क्रॉस टैब क्या होता है, इसका यूज कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इज समरी ऑफ हायरार्चिकल इंडेक्सिंग वर्सेस पिवट टेबल। तो हमने देखा हायरार्चिकल इंडेक्सिंग क्या होता है, उसका यूज क्यों करते हैं, और पिवट टेबल क्या होता है, इसको हम लोग कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस टैब, है ना। तो हायरार्चिकल इंडेक्सिंग इन शॉर्ट इसको आप तब यूज करो जब आपके पास डेटा मल्टीपल डायमेंशन का है और उसको आप डेटा फ्रेम में रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो इन दैट केस यू कैन यूज मल्टीपल कीज टू अकोमोडेट मल्टीपल डायमेंशनल डेटा इनटू ए 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम। ठीक है, एंड पिवट टेबल, तो पिवट टेबल का यूज आप तब करो जब आप डेटा को समराइज या एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो इन ए क्रॉस टैब फॉर्मेट, है ना। ये जो देख रहे हो ये सारे क्रॉस टैब है ना। ये सारे जो आउटपुट आ रहे हैं ना, ये काइंड ऑफ क्रॉस टैब फॉर्मेट में आपको चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाते हो। तो अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स के एक्रॉस अगर आप चीज़ों को एग्रीगेट करना चाहते हो, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो टू अंडरस्टैंड द डेटा फॉर ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, देन इन दैट केस यू कैन गो विद द पिवट टेबल्स। तो आई होप आपने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। इवन दो ये जो टॉपिक था इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टॉपिक इन डेटा फ्रेम, बट मैंने ट्राई किया कि चीज़ों को बहुत ईजी से ईजी बनाने के लिए। तो आई होप आपने सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा और आपने ये इंट्यूशन डेवलप किया होगा कि हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।